चलिए कक्षा 10 गणित प्रश्नावली आज हम लोग 1.3 हल करने वाले हैं। इससे पहले 1.1 और 1.2 हल हो चुका है, ठीक है। तो आज हम लोग देख लेते हैं प्रश्नावली 1.3 हल करने से पहले ना आइए एक तो प्रमेय 1.3 ये कहता है ना, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तभी हम लोग प्रश्नावली को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक अभाज्य पी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो ए जो है ए को भी विभाजित करेगी, जहाँ ए कोई धनात्मक पूर्णांक है ना। कह रहा है कि पी कोई अभाज्य संख्या है, अगर वो ए स्क्वायर को विभाजित कर दी ना तो उसको ए को भी विभाजित वो करेगी, ठीक है, जहाँ ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक का मतलब देखिए, धनात्मक पूर्णांक में हमेशा संख्याएं क्या आ जाती हैं, 0 1 2 3 ये सब आ जाता है, अनंत तक ये सब आएगा, और ऋण 1 ऋण 2 ये सब कितना आएगा, धनात्मक पूर्णांक में आ जाएगा। ये सब पूर्णांक में आ गया, लेकिन सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो यही सब इन्हीं संख्याओं के बारे में हमको लोगों को लेना है, ठीक है। इन्हीं सब के बारे में चर्चा करना, धनात्मक पूर्णांक यही होता है, ठीक है। तो कह रहा है ना कि चलिए हम इसको कई था आपको उदाहरण देकर बस इसको समझा देते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर पी कोई एक अभाज्य संख्या है ना, तो चलिए, और कह रहा है कि ए स्क्वायर कोई वर्ग है उसको विभाजित करना है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, जैसे हम कई ठो वर्ग संख्या ले लेते हैं, ठीक है। चलिए 2 का वर्ग कितना होता है 4, फिर कितना 3 का वर्ग 9 ले लिए, 4 का कितना 16, फिर कितना 25 ले लेते हैं, है ना। चलिए आपको समझते हैं। देखिए, और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यही ना होता है 2 3 कितना 2 3 फिर कितना 5 7 फिर कितना 11, यही सब होता है अभाज्य संख्या। अब ये देखिए, किसी संख्या का वर्ग है 4, 4 को ना, चलिए 4 को हम किस अभाज्य संख्या से विभाजित कर सकते हैं, सिर्फ ये 2 ही है जो क्या कर देगी, इस 4 को विभाजित कर सकती है। 2 ना 4 को विभाजित कर दी, तो चलिए ये 4 को तो विभाजित कर दी, लेकिन 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है ना, 2 का वर्ग है। तो ये संख्या देखिए 4 का वर्ग था तो कितना, अब ये देखिए इस 2 को तो भी विभाजित करेगी ना। जो देखिए यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर कितना है हम लोग का, ए स्क्वायर 4 दिया हुआ है, और ए कितना हुआ 2, देखिए 2 भी क्या है 2 से विभाजित है यहाँ पर। अच्छा चलिए, अगर हम 4 को हम ले लेना 3 ले लिए। अच्छा देखिए, ए स्क्वायर कोई संख्या थी, 4 कितना 2 का वर्ग था, ये 3 था। अगर कोई अभाज्य संख्या नीचे है ना, तो देखिए न इस संख्या को ये विभाजित कर रही है, देखिए न 4 को विभाजित कर रहा है 3, न जिस संख्या का वर्ग था उसको विभाजित कर रहा है, देखिए न जिस संख्या का वर्ग था न उसको विभाजित कर रहा है, और न जो जिस संख्या का वर्ग था उसको, ये दोनों को विभाजित नहीं कर रहा है। चलिए इसी तरह हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए जैसे 9 हो गया, अब 9 हो गया तो देखिए 9 को क्या 2, देखिए ये लिख देते हैं 2, ये कितना 3 का वर्ग बटे 2 ना। तो देखिए न इस संख्या को विभाजित करिए, जिस संख्या का वर्ग था न इसको, न देखिए न इस संख्या को विभाजित करेगी, न 3 को विभाजित करेगा। ये नीचे अभाज्य संख्या हम लोग रखे हैं, और देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पर क्या है 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और देखिए न 3 को विभाजित कर रही, न जिस संख्या का ये वर्ग था उसको विभाजित कर रही है। चलिए एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए 16 हो गया, 16 हो गया ना, 16 को देखिए न ये 3 से विभाजित होगा, न कितना न 2 से, न 3 से, 5 से होगा, अरे यहाँ से किसने, अच्छा 2 से होगा, न 3 5 से नहीं होगा, 2 से होगा। तो देखिए 2 से होगा तो एक कट जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा। अच्छा ये किसका वर्ग था, 4 का वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है ना, 4 चौको 16 फिर 2, देखिए तो अब देखिए 4 को भी क्या कर देगा, ये विभाजित कर देगा, 2 आ जाएगा ना, विभाजित कर देगा, ठीक है। एक आध 2 और इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। जैसे हम ले लिए 25 ले लिए। अच्छा इसको देखिए न 2 विभाजित कर सकता है न 3, एक किस संख्या का वर्ग है 5 का वर्ग है ना। तो देखिए सिर्फ ये हमने नीचे रखा अभाज्य संख्या ना, तो अच्छा ये किसका वर्ग था, देखिए 25 को भी विभाजित कर देगा, ये जिस संख्या का वर्ग है उसको विभाजित कर देगा, 25 को विभाजित कर दिया कितना 5 5 25 5 आ जाएगा। अच्छा ये किसका वर्ग था 5 का स्क्वायर था, तो देखिए 5 को भी अगर सिर्फ 5 रहेगा तो 5 को भी क्या कर देगा 5 × 5, ये 5 को भी विभाजित कर देगा, ठीक है। चलिए प्रश्नावली को हल करने से पहले ना हम लोग आइए समझ लेते हैं कि इसका अभाज्य पूर्णांक क्या होता है ना। तो कह रहा है पूर्णांकों का ऐसा युग्म, युग्म माने जोड़ा, 2 ठो रहेगा। देखिए पूर्णांकों का ऐसा युग्म जिसका 1 अथवा ऋण 1 के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो सअभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 ठो आप पूर्णांक लिख दीजिए। जैसे हम ले लेते हैं 7 और 9 ले लिए ना। अच्छा इन दोनों में कुछ उभयनिष्ठ है नहीं है ना, तो ये हो गया सअभाज्य पूर्णांक हो गया। चलिए हम ले लेते हैं 2 और 6, ये दोनों क्या होगा, अगर देखिए अगर 2/6 जैसे इस प्रकार से आप लिखेंगे 2/6, तो अभी विभाजित हो रहा है ना, जैसे 2 × 2 2 3 6 1/3 हो जाएगा ना। तो देखिए ये सअभाज्य संख्या है, 1 और 3 सअभाज्य संख्या हुआ, ठीक है, लेकिन परंतु ये 2 और कितना 2 और 6 सअभाज्य संख्या नहीं हुआ, ठीक है।
1 और 3 सहभाज्य संख्या होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं है। ऋण 7 लिख दें और 5 लिख दें ना। तो देखिए अगर ऋण 7 और ऋण 5 ऐसे लिख रहे हैं ना, तो इसमें से कुछ भी कट नहीं रहा है। अगर देखिए अगर कोई भी संख्या आपको इस तरह दे दिए ना, 2 ठो युग्म में दिया रहेगा हमेशा ना, जैसे 7 8 कुछ भी रहे, 7 8 9, जैसे कुछ भी ऐसा अगर आपको दिया है ना, तो उसको अगर अब अंश और हर के रूप में लिख रहे हैं ना, तो जैसे 11 लिख दें और 15, इसमें कुछ कॉमन है, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये सहभाज्य, जैसे 11 कामा कितना 15, ये दोनों सहभाज्य संख्या हो जाएंगी। ठीक है, यही होता है सहभाज्य पूर्णांक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इसको हमेशा हम लोग विरोधाभास से सिद्ध करते हैं ना, सिद्ध करते हैं। तो देखिए इसमें जैसे कर्ण में 2, कर्ण में 3 का, कर्ण में 5 का, कर्ण में 7 का दे दे आपको ना, तो सबको इसी प्रकार करेंगे। ठीक है, तो देखिए विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। माना क्या, माना कर्ण में 5 एक परिमेय संख्या है ना। अच्छा, परिमेय संख्या रहेगी तो क्या है होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि देखिए कर्ण में, देखिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे, हल करते रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग का काम गलत हो जाएगा। ठीक है, हम क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे एक कर्ण में क्या है 5 अपरिमेय संख्या होती है, और परिमेय संख्या p/q रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। लेकिन हमने मान लिया कि कर्ण में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो देख रहे हैं कि कहाँ पर विरोधाभास कर रहा है। ठीक है, तो देखिए कर्ण में 5 बराबर p/q, हम इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं, लिख देते हैं जहाँ p, q क्या है, पूर्णांक हो गए, और हर जो होता है q 0 के बराबर नहीं होता है, तथा ना p, q अभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्या का मतलब इन दोनों में का अगर HCF लिया जाए ना, तो एक ही आएगा। मतलब इसमें दोनों में जैसे नहीं बता रहे थे हम अंश और हर में करके, कि जैसे 7 हो गया, 5 और 7 हो गया, इन दोनों में कोई वैनिष्ठ नहीं, कटाएंगे तो कटे भी नहीं करेगा, कुछ नहीं कटेगा, तो क्या होगी, सहभाज्य संख्याएं हो गई ना। चलिए, तो ये हो गया, सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, अब लिख देते हैं समीकरण 1 को 1 में ना, समीकरण 1 में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो क्या, कर्ण में 5 का वर्ग करेंगे तो सिर्फ 5 प्राप्त हो जाएगा, और इसका जब वर्ग करेंगे तो p²/q² प्राप्त होगा ना। तो देखिए अब इसको हम लोग तिरे गुणा कर लेते हैं, कर लीजिए q² कितना हो गया, यहाँ पे तिरे गुणा कर देंगे कितना, p²/5। देखिए 5 यहाँ पर चला गया, q² यहाँ पर चला गया ना। तो चलिए इसको हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग क्या समझते हैं कि जैसे p² कोई संख्या था, उसको हमने 5 से विभाजित किया ना, तो हमको q² प्राप्त हुआ। जैसे इसको इस प्रकार समझिए, ये भाज्य था, इससे हम ये भाजक था, इसे हमने विभाजित किया तो हमको q² क्या हुआ, प्राप्त हुआ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 25 था, तो हमने क्या कर दिया, 5 से विभाजित कर दिया, तो हम लोग को मान लीजिए प्राप्त हो, ये हम लोग का क्या है, q² प्राप्त हुआ। ये क्या हम लोग का p² है, और ये क्या है हम लोग का जैसे 5 है। ठीक है, तो देखिए एक किस संख्या का वर्ग था, 5 का वर्ग था ना, तो ये 5 को भी विभाजित करेगा। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किस संख्या का वर्ग था, 5 का वर्ग था, तो ये देखिए 5 को भी विभाजित करेगा ना, क्योंकि कोई भी संख्या, कोई भी नीचे अगर अभाज्य संख्या रहता है ना, तो अगर ऊपर कोई a² जैसा रहता है, तो अगर a² को विभाजित करता है तो वो a को भी विभाजित करता है। हम लोगों ने अभी पढ़ा उसको। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है कि p² को 5 विभाजित कर रहा है, तो क्या करेगा, p को विभाजित करेगा, p² लिख देते हैं 5 से विभाजित है, तो क्या हो गया, लिख देंगे p भी 5 से विभाजित है। तो देखिए अब कह रहे हैं कि p जो है वो 5 से विभाजित है, तो इसको हमको उस जैसा मान लेते हैं कैसा, देखिए p बराबर मान लेते हैं 5m, हम 5m मान लेते हैं कि इस प्रकार से है कुछ विभाजित है तो। ठीक है, तो देखिए अब लिख देते हैं, अब इसका मान रख दीजिए, लिख दीजिए p का मान, समीकरण कितना 2 में रखने पर। ठीक है, अब p का मान क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। चलिए रख रहे हैं तो देख रहे हैं क्या प्राप्त हो रहा है हमारे। देखिए ये हो गया q² बराबर ना p का मान कितना 5m, तो 5m का वर्ग बटे 5
ना, तो क्यू स्क्वायर बटे कितना हो गया 50 25 यम स्क्वायर बटे, ये देखिए 5 है ना, अब 5 से कटा देंगे, 5 5 25, क्यू स्क्वायर बराबर कितना 5 यम स्क्वायर हो गया ना। अब 5 को यहाँ पर लेकर आइए, क्यू स्क्वायर बटे 5 हो गया बटे यम स्क्वायर ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब ये कह रहा है ना कि कोई स्क्वायर, देखिए क्यू स्क्वायर कोई संख्या थी, उसको हमने 5 से विभाजित किया, 5 से विभाजित किया तो हमको यम स्क्वायर प्राप्त हो रहा है ना। तो यम स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, तो ये देखिए, अब देखिए 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करा है तो क्यू को भी विभाजित करेगा, इसी तरह यहाँ पर भी लिख दीजिए क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू भी 5 से देखिए अब हम लोग को पता चला, देखिए विरोधाभास कहाँ पे हुआ, देखिए इसी को ध्यान से देखिए, ये कह रहा है ना कि क्यू भी 5 से विभाजित है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जान कह रहा है कि पी भी 5 से विभाजित है। लेकिन हम लोगों ने कुछ ऐसी संख्या माना था कि मान लीजिए कि एक ठो 5 से अगर विभाजित भी हो गया, जैसे था हम लोगों ने जैसे 5/7 हो गया, इस प्रकार से लिया था। मान लीजिए कि एक ठो अंश वाला मान लीजिए कि 5 से विभाजित हो गया तो हो गया, चलो ठीक है, लेकिन नीचे वाला कम से कम विभाजित नहीं होना चाहिए था, मतलब विभाजित नहीं होगा ना, इन दोनों का एचसीएफ एक आना चाहिए था। अब आप कह रहे हैं कि जैसे कि ये 5 है, ये जो था सभाज्य संख्या का मतलब हमने क्या लिखा था, सबसे एकदम कटा पिटा कर सबसे न्यूनतम रूप लिखा था ना, जैसे कोई भी संख्या था, परिमेय संख्या था, सबसे न्यूनतम, ये नहीं कि हम 5 7 35 ऐसा नहीं लिए थे ना, हम लोगों ने ऐसा लिया था, सभाज्य संख्या लिया था, कैसा लिया था, इस प्रकार से लिया था, न कि इस प्रकार से, ठीक है, कि ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। तो ये क्या हो गया, एक गलत हो गया, विरोधाभास कर गया ना। ये कह रहा है कि 5 भी पी 5 से विभाजित है और कितना क्यू भी 5 से विभाजित है। अब लिख दीजिए, यहीं पर हम लोग का विरोधाभास हो गया, चूंकि पी तथा क्यू दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः हमारा मानना करड़ी में 5 को परिमेय मानना गलत था। करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको देख लीजिए, सभी प्रश्नों को ना इसी प्रकार करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणी में 5 अपरिमेय संख्या है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, विरोधाभास सिद्ध करते हैं, हल लिख देते हैं। चलिए हम लोग मान लेंगे कि क्या है, परिमेय संख्या है, माना 3 + 2 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा, परिमेय संख्या रहेगी तो क्या करेंगे हम लोग, क्या कर देंगे, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो लिख दे रहे हैं, चलिए 3 + 2 करणी में 5 बराबर p/q। अच्छा, p/q, ये p/q क्या है, p/q लिख देते हैं, जहाँ p/q पूर्णांक है तथा क्यों है जो है हर वो 0 के बराबर नहीं है ना। तो हम लोग लिख देते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा कोई भी है, मान लीजिए कि 1/2 ही है, चाहे कुछ भी है ना। तो अब देखिए इसको हम जब उधर ले जा रहे हैं, देखिए सिर्फ हम करणी में 5 बराबर लिख देंगे। चलिए इसको उधर में ले गए तो हम लोग को p/q माइनस कितना मिला, 3, ठीक है। अब देखिए, अब एक गुणे में तो इधर आया तो भागे में, करणी में 5, ये कितना p/q -3 बटे 2। अच्छा, हम देख रहे हैं कि एक करणी में 5 है और p/q मान लीजिए 1/2 ही था या कुछ भी रहेगा, परिमेय संख्या है, तो जैसे 1/2 था तो -3 बटे 2। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हमेशा परिमेय संख्या ही मिलेगा। लेकिन करणी में 5 को हम लोग क्या जानते हैं, यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या देखिए, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। लिख दीजिए अब क्या, अतः
हमारा मानना गलत था। 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे कर देंगे इसको। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला दिया हुआ है 1 बटा कर्ण में 2, और दूसरा दिया हुआ है 7 कर्ण में 5, है ना। तीसरा दिया हुआ है कितना, 6 प्लस कर्ण में 2। ठीक है, तो हल लिख देते हैं। चलिए पहला कॉल कर लेते हैं। 1 बटा 2 हम मान लें क्या, अब क्या कर देंगे, मान लेंगे, माना क्या 1 बटा कर्ण में 2, इसको हमेशा विरोधाभास से इस सब को सिद्ध करेंगे। माना कर्ण में 1 बटा कर्ण में 2 परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या होगी तो क्या होगा, इसके पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो 1 बटा 2 बराबर 1 बटा कर्ण में 2 बराबर लिख दीजिए क्या, पी बाई क्यू। अब लिख दीजिए जहां पी कामा क्यू पूर्णांक, चलिए पूर्णांक है, तथा क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है। चलिए यहाँ पर हम ना 2 से गुणा और 2 से भाग कर दे रहे हैं। चलिए 2 से गुणा और 2 से मैंने भाग कर दिया। चलिए देखते हैं कि कितना, पी बाई क्यू हो गया ना। चलिए इसको करनी में 2 गुणते करनी में 2 लिख देंगे, तो एक से करनी में 2 कट जाएगा, तो हम लोग को ऊपर सिर्फ क्या मिलेगा, करनी में 2 बटे, और नीचे सिर्फ क्या 2 मिलेगा, बराबर पी बाई क्यू। ठीक है, अब यहाँ भागे में है 2, तो 2 यहाँ पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में। तो करनी में 2 हम लोग बराबर क्या प्राप्त कर रहे हैं, 2 पी बाई क्यू, हम लोग को ये मिला। तो आप देख रहे हैं कि ये मान कुछ भी हो सकता है, 1 बटा 2 ही कर समझ ले रहे हैं ना। जिसे 1 बटा 2 मान लीजिए पी बाई क्यू का मान कितना 1 बटा 2 ही है, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगा। लेकिन हम लोग करनी में 2 को क्या जानते हैं, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख दीजिए अपरिमेय संख्या क्या हो गया, कभी बराबर नहीं होगा परिमेय संख्या। अब क्या लिख दिए, अतः हमारा मानना गलत था। कितना, 1 बटा करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरे वाले को भी उस तरह मान लेंगे। कितना माना, कितना 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। तो अच्छा, अब ये परिमेय संख्या हो गया तो क्या हो गया, इसे हम लोग क्या कर देंगे, 7 करने में 5 को क्या कर देंगे, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के। अब लिख देंगे जहां पी कामा क्यू पूर्णांक है तथा क्यू बराबर 0 के नहीं है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पर भी 7 को भेज दीजिए नीचे, कितना करनी 5 बराबर पी बाई 5, अच्छा 7 ना, 7 क्यू। अब देखिए ये कोई भी अंश और हर में संख्या थी, उसमें 7 से गुणा कर देंगे हर में, तभी भी क्या हो जाएगी, यह परिमेय ही रहेगी ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, करनी में 5 क्या है, परिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या है। तो लिख दीजिए यहाँ पर भी अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती किसके, परिमेय संख्या के। ठीक है, अतः क्या लिख दीजिए, अतः हमारा मानना गलत था। कितना, 7 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हल हो गया। और तीसरे वाले पे है ना, ये दिया हुआ है कि 6 प्लस करनी में 2 ना, तो इसको लिख देते हैं माना, इसी को भी उसी प्रकार कर लेते हैं, माना 6 प्लस कितना करनी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो अब इसको भी क्या कर देंगे, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 6 प्लस करनी में 2 बराबर कितना, पी बाई क्यू। अब फिर लिख दीजिए जहाँ क्या
जहाँ p कामा q पूर्णांक तथा जो हर है वो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्यों 0 के बराबर नहीं है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पर प्लस में 6 उधर भेज देंगे तो माइनस में, कर्ण में 2 बराबर कितना बटा क्यू माइनस 6। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कोई भी अंश और हर में संख्या थी, उसमें से 6 घटाएंगे तो जानते हैं हमेशा परिमेय ही रहेगा, लेकिन हम क्या जानते हैं कर्ण में 2 क्या आता है, हमेशा अपरिमेय रहता है या परिमेय संख्या ही होता है ना। तो लिख दीजिए अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती किसके, परिमेय संख्या। ठीक है, लिख दीजिए अतः हमारा मानना गलत था। 6 प्लस कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है।